फौज की ड्यूटी बहुत जिम्मेदारी वाली ड्यूटी होती है और बहुत ही मान सम्मान वाली होती है। अपने घर से मीलों दूर उस बॉर्डर की चट्टानों के बीच अपने एक खुफिया अड्डे में बैठे पवन ने कांपते हाथों से फोन का नंबर घुमाया तो उसके चेहरे पर थकान के बावजूद एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसे मालूम था कि दूसरी तरफ से उसकी माँ की ममता भरी आवाज सुनाई देगी जो उसके दिल का बोझ हल्का कर देगी। हेलो, नमस्ते मम्मी, कैसी हैं आप? और घर में सब कैसे हैं? पवन की आवाज में मोहब्बत था। दूसरी तरफ से सुशीला देवी ने फोन उठाते ही एक लंबी आह भरी और बड़े प्यार से बोली, जीते रहो पुत्र, मैं शहर में बिल्कुल ठीक हूँ। बस तेरी याद सताती रहती है, बाकी घर में भगवान ने बड़ी कृपा की हुई है। हर तरफ रौनक है और तेरी अमानत प्रियंका का मैं इतना ख्याल रख रही हूँ कि मोहल्ले की औरतें मेरी ही मिसाल देने लगी है। सास हो तो ऐसी हो। पवन ने सुकून की सांस ली और पूछा, माँ प्रियंका कैसी है? उसकी तबीयत अब ठीक रहती है ना? डॉक्टर ने उसे पूरा आराम का कहा था। क्या वक्त पर दवाई और फल फ्रूट ले रही है ना? सुशीला देवी ने किचन में बर्तन धोती प्रियंका की तरफ एक गुस्सैली नजर डाली और फिर फोन पर बड़ी शोर आवाज में बोली, अरे बेटा, तुम फिक्र क्यों करते हो? अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे अपने हाथों से बादाम वाला दूध पिलाया है और अब वो कमरे में आराम कर रही है। डॉक्टर की क्या मजाल जो मेरी बहू को थकने दे। मैंने तो उसे कह दिया है कि प्रियंका बेटी, तुम बस लेटी रहा करो, घर के सारे काम तो मैं खुद चुटकियों में कर लेती हूँ। पवन का दिल खुशी से भर गया। उसने विनती भरे शब्दों में कहा, माँ जरा प्रियंका से बात तो करवाओ। बड़ी देर हो गई है, उसकी आवाज नहीं सुनी है। सुनील ने जल्दी पैंतरा बदला और कहने लगी, अरे पवन बेटा, अभी तो वो गहरी नींद सोई हुई है। उसे थोड़ी देर पहले कमर में दर्द था तो मैंने ही सुलाया है। अब उसकी मासूम नींद खराब करना अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी तुम जानते हो इस हालत में उसे आराम की कितनी जरूरत है। पवन ने कुछ उदासी से कहा, माँ आप ठीक कहती हैं, उसे सोने दो, बस उसका ख्याल रखो। मैं जब भी फोन करता हूँ तो वह अक्सर सो रही होती है। सुशीला ने हंसकर बोली, अरे पागल लड़के, प्रेगनेंसी में तो नींद ज्यादा ही आती है और फिर मैं उसे इतना खिला पिला रही हूँ, उसे हमेशा बेहोशी छाई रहती है। तुम बस अपनी सरहद की ड्यूटी करो, यहाँ तुम्हारी पत्नी मेरी बेटी बनकर राज कर रही है। इधर प्रियंका ने जब पवन का नाम सुना तो उसके आंसू गिरने लगे। उसने सिसकते हुए सास की तरफ देखा तो सुशीला ने फोन पर हाथ रखकर उसे आंखों ही आंखों में चुप रहने की धमकी दी और फिर दोबारा पवन से बात करने लगी। हाँ पवन बेटा सुनो, मैं प्रियंका के लिए देसी घी के लड्डू बनवा रही हूँ और कल ही फल फ्रूट का क्रेट मंगवाया है। वह तो कहती है, माँ आप इतना प्यार करेंगी तो मैं बिगड़ जाऊंगी, मगर मैं उसे कहती हूँ कि तुम मेरे पवन की पसंद हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। पवन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। मुझे डर था कि शायद आप उसे पसंद ना करें, मगर आपने तो उसे सगी बेटी बना लिया। प्रियंका कैसी लगती है अब? क्या उसके चेहरे पर रौनक आई है? सुशीला ने प्रियंका के पीले पड़े चेहरे को, उभरी हुई हड्डियों को देखा और झूठ बोलते हुए कहा, अरे बेटा, उसका चेहरा तो गुलाब की तरह चमक रहा है, इतनी सुर्ख हो गई है कि पहचानी नहीं जाती। बस तुम जब वापस आओगे तो उसे देखकर हैरान रह जाओगे। अच्छा बेटा, अब फोन बंद करो, कहीं प्रियंका की नींद ना टूट जाए मेरी बातों से। तुम बस भगवान से प्रार्थना करो। पवन ने भगवान का धन्यवाद कर फोन बंद कर दिया, मगर वो क्या जानता था कि जिस प्रियंका को गुलाब कहा जा रहा था वह पिछले कई घंटे से भूखी प्यासी घर की सफाई करने में जुटी हुई थी। सुशीला ने फोन रखते ही प्रियंका की तरफ मुंह मोड़ा और कड़क आवाज में बोली, क्या देख रही हो तमाशा? अब क्या तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ बचाने आएगा? चुप से ये फर्श रगड़ो और खबरदार जो अगली बार फोन के पास भी आई, अगर उसे एक शब्द भी पता चला तो याद रखना, तुम्हारे पेट में पलने वाले बच्चे का भविष्य बर्बाद कर दूंगी। प्रियंका ने कांपते हाथों से पूछा, माँ जी, पवन से मेरी 1 मिनट की बात करवा देते तो क्या हो जाता? सुशीला ने उसके बाजू मोड़ते हुए बोली, उससे बात करके तुमने रोना धोना करना था, फिर वो परेशान हो जाता, फिर उसकी नौकरी पर असर पड़ता। क्या तुम चाहती हो कि वह नौकरी छोड़कर तुम्हें निहारता जाए? चुपचाप काम करो और ये ड्रामा बंद करो। पवन को तो मैंने ऐसा सबक सिखाया है, वह कभी सोच भी नहीं सकेगा कि यहाँ घर में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वह तो मुझे अपना स्वर्ग मानता है और तुम एक बोझ हो जो उसके गले में पड़ गई हो। प्रियंका चुप से फर्श पर झुक गई, जबकि देश के बॉर्डर पर पवन ये सोचकर सुकून की नींद सोने की कोशिश कर रहा था, उसका घर दुनिया का सबसे अच्छा घर होगा, जहाँ मोहब्बत और सच्चाई का राज होगा। उसे क्या खबर थी कि सच्चाई तो कहीं गहरी खाई में डूबती सिसकियां ले रही है।
और वह जिस आवाज पर भरोसा कर रहा था वह असल में एक मक्कार शिकारी की आवाज है, जो उसके ना रहने में उसके सबसे प्यारे रिश्ते को दीमक की तरह चाट रही है। सुबह के 5 बज रहे थे। अभी आसमान पर सफेदी पूरी तरह दिखाई नहीं दी थी कि सुशीला ने प्रियंका के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू किया और कड़क आवाज में चिल्लाई थी, अरे बिस्तर तोड़ने वाली, उठ, सूरज सिर पर आने वाला है। अभी तक किचन का चूल्हा भी नहीं जला। प्रियंका ने अपनी भारी आंखें खोलने की कोशिश की तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पूरे जिस्म में सुइयां चुभ रही हो। उसने हिम्मत करके सहारा लिया। दरवाजा खोला तो सामने सुशीला हाथ में गंदा कपड़ा पकड़े खड़ी थी। प्रियंका ने दबी आवाज में कहा, माँ जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। रात भर पेट में मरोड़ उठ रहे थे और सिर भी चकरा रहा है। अगर आप परमिशन दे दे तो मैं 1 घंटा और लेट जाऊं। सुशीला ने एक गुस्से भरे धक्के के साथ प्रियंका का बाजू पकड़ा, उसे बाहर की तरफ झटका दिया और बोली, ओ मैडम, क्या बहाने बनाकर बैठी हो? तुम क्या चाहती हो? मैं बूढ़ी हड्डियों के साथ तुम्हारे नखरे उठाती फिरूं और तुम महारानी की तरह बिस्तर पर पड़ी रहो? मेरे बेटे के तो तुमने फोन पर लौट लिया था, मगर यहाँ मेरी हुकूमत है। अभी जाओ और पहले आंगन की धुलाई करो और फिर नाश्ता तैयार करो। प्रियंका नल के पास जाते हुए दीवार का सहारा लिया और थोड़ी दर्द भरी आवाज में बोली, माँ जी, डॉक्टर ने कहा था कि आखिरी महीने में मुझे भारी काम करना नहीं चाहिए, वरना बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। आप प्लीज मुझे किसी डॉक्टर को दिखा दो। मुझे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। सुशीला देवी ने पास पड़ा एक पुराना सा प्याला उठाया और उसमें कुछ काली सी चीज डालकर प्रियंका के सामने पटक दी। बोली, ये डॉक्टर के पास जाने के ड्रामे मेरे सामने मत करो। ये काढ़ा बनाकर दे रही हूँ, उसे पियो और चुपचाप काम पर लग जाओ। मेरी माँ ने तो हमें कभी डॉक्टर की शक्ल भी नहीं देखने दी थी। हमने खेतों में काम करते हुए अपने बच्चे को जने हैं। तुम हो कि एक एक कदम उठाने पर नखरे दिखाती हो। प्रियंका ने जब वह कड़वा घूंट पीने की कोशिश की तो उसे उल्टी सी आने लगी और वह वहीं जमीन पर बैठ गई, रोने लगी। सुशीला ने उसे हमदर्दी दिखाने के बजाय पैर से ठोकर मारी और बोली, ये जो तुम जमीन पर बैठकर तमाशा कर रही हो ना, इससे अच्छा है कि जाकर कपड़े वाली बाल्टी उठाओ और ऊपर जाकर फैला दो। प्रियंका ने कांपती आवाज में कहा, माँ जी, वो बाल्टी बहुत भारी है, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊंगी, मेरा दम घुटता है। सुशीला ने गुस्से से उसके बाल पकड़ लिए और मुंह उसके चेहरे के करीब लाकर बोली, अगर काम नहीं करना है तो फिर रोटी की भी उम्मीद मत रखना, याद है ना? कल रात भी तुमने फिर प्याज के साथ आधी रोटी खाई थी। अगर आज पूरे घर की सफाई नहीं हुई तो मैं पवन को फोन करके कहूंगी कि तुम्हारी पत्नी बहुत बदतमीज हो गई है। मेरा कहना नहीं मानती। प्रियंका की आंखों से आंसू बहने लगे। वह टूटे हुए शब्दों में बोली, माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? पवन तो आप पर इतना भरोसा करते हैं, क्या आपको भगवान का भी डर नहीं है? सुशीला ने हंसकर जवाब दिया, भगवान का डर तब होता ना जब मैं कुछ गलत कर रही होती। मैं तो तुम्हें तमीज सिखा रही हूँ, अच्छे इंसान बना रही हूँ, ताकि कल को तुम मेरे बेटे का घर संभाल सको। अब बातें बंद करो और जाकर ये कपड़े फैलाओ, वरना आज का नाश्ता भी नहीं मिलेगा। प्रियंका ने भारी कदमों से वो बाल्टी उठाई तो उसके पेट में एक बहुत तेज दर्द उठा, मगर वे चुपचाप सीढ़ियां चलने लगी। इस बार पवन की वो बातें याद आ रही थी कि प्रियंका, मेरी माँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, तुम बस उनकी इज्जत करना। उसे महसूस हो रहा था कि वो एक ऐसे कैद खाने में है जहाँ दीवारें भी चुप हैं और उसका जीवन साथी कहीं दूर इस सरजमी की सरहद पर अपनी माँ की छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर बैठा है। सुशीला नीचे खड़ी उसे बार बार देख रही थी और चिल्लाकर बोली, देखना, कपड़ों में अगर गंदगी रही या साबुन का कोई दाग रह गया तो हर कोना चमकना चाहिए, वरना मैं तुम्हारे कमरे का पंखा भी बंद कर दूंगी। प्रियंका ने छत पर पहुंचकर आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी हिम्मत अब जवाब दे रही है, मुझे और मेरे बच्चे को बचा लेना, वरना ये औरत मुझे जीते जी मार डालेगी। उसे लग रहा था कि उसके जिस्म का एक एक जोड़ जवाब दे रहा है, मगर सुशीला का जुल्म था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था और बार बार नीचे से आवाज लगाती, प्रियंका, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बनाया? क्या तुम चाहती हो कि मैं भूखी मर जाऊं? प्रियंका ने कपड़े फैलाने के बाद नीचे आने की कोशिश की तो उसका सिर चकरा गया और सीढ़ियों की रेलिंग को थाम कर वहीं बैठ गई। उसकी हिम्मत अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, मगर सुशीला की कड़वी बातें अभी उसके कानों में गूंज रही थी, जो उसे एक मशीन से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। शाम के साये गहराने लगे थे। घर में एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी। जब पवन ने बिना किसी को खबर दिए घर की सीढ़ियों पर आवाज दी,
सुशीला उस वक्त प्रियंका को रसोई के फर्श पर बैठाकर उसे जली हुई रोटी के टुकड़े देकर डांट रही थी। अगर अब की दोबारा सब्जी में नमक ज्यादा हुआ तो मैं तुम्हारा सिर चूल्हे में दे दूंगी। मगर जैसे ही पवन की आवाज उसके कानों में पड़ी, उसके चेहरे की रंगत एकदम बदली और गुस्से की जगह ममता ने ले ली। उसने बिजली की तेजी से प्रियंका का बाजू पकड़कर उसे उठाया था और कसमसाते शब्दों में बोली, अरे मेरी लाडली बहू, तुम यहाँ फर्श पर क्यों बैठ गई हो? चलो उठो, जल्दी से अपने कमरे में जाओ और ये मैला दुपट्टा बदल लो। देखो तो तुम्हारा रंग कितना पीला पड़ गया है। मैं अभी तुम्हारे लिए ताजा जूस निकाल देती हूँ। प्रियंका जो सास के इस अचानक बदलते स्वर पर हक्का बक्का हो गई। कुछ बोलने ही लगी थी कि सुशीला ने उसे जबरदस्ती कमरे की तरफ धकेला। सामने पवन को वर्दी में देखकर खुशी से निहाल होने का ड्रामा करने लगी और जोर से चिल्लाई, अरे मेरा शेर पुत्र आ गया। देखो प्रियंका आ गया, मैं तो कहती थी कि मेरा बेटा हमें सरप्राइज देगा। पवन ने माँ के पैर छुए और मुस्कुराते हुए पूछा, माँ आप कैसी हैं? प्रियंका कहाँ है? फोन पर तो आप कहती थी कि चलती फिरती भी नहीं है। सुशीला ने पवन का हाथ थामकर उसे अंदर लाते हुए तेज आवाज में कहा, अरे बेटा वे तो तुम्हारे इंतजार में घुल रही है। मैंने उसे अभी जल्दी से लेटने को कहा है क्योंकि उसे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। पवन जब प्रियंका के कमरे में दाखिल हुआ तो प्रियंका बिस्तर पर गुमसुम सी बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ा था, आंखों के नीचे गहरे स्याहे घेरे पड़ रहे थे। पवन ने मोहब्बत से उसका हाथ थामा और पूछा, प्रियंका तुम ठीक तो हो ना? ये तुम्हारी रंगत ऐसी क्यों हो रही है? क्या तुम खाना ठीक से नहीं खा रही हो? प्रियंका ने एक नजर कमरे के दरवाजे पर डाली जहां सुशीला कान लगाए खड़ी थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके और धीमी आवाज में बोली, जी पवन मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान हो जाती है। माँ जी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। पवन को प्रियंका के शब्दों में वो पहले वाली चमक नजर नहीं आई। उसने गौर से प्रियंका की कलाई को देखा जो सूख कर बिल्कुल कांटा हो चुकी थी। इस बीच सुशीला हाथ में दूध का गिलास लिए अंदर दाखिल हुई और बड़े प्यार से बोली, प्रियंका बेटी ये लो अपना केसर वाला दूध पियो। देखो पवन के सामने पियो ताकि उसे तसल्ली हो जाए कि मैं तुम्हें कोई कमी नहीं होने देती। प्रियंका ने कांपते हाथों से वो गिलास पकड़ा जिसकी बदबू से उसे उल्टी आ रही थी, मगर सास की आंखों में छपी धमकी ने उसे मजबूर कर दिया। पवन ने माँ की तरफ देखकर कहा, माँ आप सच में कमाल की हैं। मैं तो सरहद पर यूं ही परेशान हो रहा था। मगर प्रियंका तुम चुप क्यों हो? क्या मुझसे कोई नाराजगी है या कोई और बात है जो तुम छुपा रही हो? प्रियंका ने पवन की आंखों में देखा। उसके होंठ खुले ही थे कि सुशीला बीच में बोल पड़ी, अरे पवन बेटा, उसे अब बोलने में भी थकान हो जाती है। डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा बातें ना करो, बस आराम करो। तुम जाओ हाथ मुंह धो लो। मैंने तुम्हारे लिए देसी घी, मकई की रोटी और उस पर सरसों का साग बनाया है। प्रियंका के लिए तो मैंने अलग से उसका खाना तैयार किया है। पवन किचन की तरफ बढ़ा तो उसे वहां सिंक में बर्तनों का ढेर नजर आया जो अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका धो रही थी। उसने सोचा कि अगर माँ अकेली घर संभाल रही थी तो ये बर्तन अब तक क्यों पड़े हैं। उसे शक की एक लहर ने बेचैन कर दिया। जब वो दोबारा प्रियंका के पास आया और अकेले में पूछा, प्रियंका सच बताओ, क्या कोई समस्या है? तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है? क्या तुम रोती रही हो? प्रियंका ने पवन का हाथ सख्ती से पकड़ा और चाहा कि सब कह दे। पवन मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे भूखा रखा जाता है, मुझे जलील किया जाता है। मगर उसी वक्त सुशीला की आवाज गूंजी, प्रियंका बेटी जरा देखना, वह तुम्हारी दवाई निकालनी है। अलमारी की चाबी कहाँ है? प्रियंका ने जल्दी अपना हाथ छुड़वा लिया और डर कर बोली, जी मैं अभी आती हूँ। पवन ने महसूस किया प्रियंका उससे नजरें चुरा रही है और उसके हर शब्द के पीछे एक डर छुपा हुआ है। उसे अपनी माँ के ड्रामे पर शक होने लगा क्योंकि सुशीला जरूरत से ज्यादा ही उस पर मेहरबान हो रही थी। पवन ने तय कर लिया कि वह अब कुछ दिन यही रहेगा और अपनी आंखों से देखेगा कि उसके ना रहने में उसके घर की हकीकत क्या है। उसे लग रहा था कि प्रियंका की खामोशी में कोई बहुत बड़ा तूफान छुपा हुआ है जिसे वह अपनी माँ के मान सम्मान में देख नहीं पा रहा था। मगर प्रियंका के कांपते होंठ बार बार दरवाजे की तरफ देखना उसे पुकार पुकार कर कह रहा था, यहाँ सब कुछ ऐसा नहीं है जैसा उसे बताया जा रहा है। पवन ने दिल में कहा कि अगर मेरी माँ मुझसे झूठ बोल रही है तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होगा। मगर उसे अब सच्चाई तक पहुंचना ही था क्योंकि प्रियंका की हालत किसी भी बड़े हादसे की तरफ इशारा कर रही थी। रात के काले गहरे साए जब घर के दीवारों पर छा गए तो पवन ने दबे कदमों से अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और प्रियंका के पास बिस्तर पर बैठ गया जो दीवार के तरफ मुंह किए बिल्कुल सिमटी हुई थी। उसने नरमी से प्रियंका के कंधे पर हाथ रखा
और धीरे से पूछा, प्रियंका मेरी तरफ देखो, क्या हम दोनों के बीच कोई तीसरी दीवार बन गई है? तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? क्या तुम्हें मेरी वापसी पर खुशी नहीं होती, या सरहद पर बैठे मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई जिसकी सजा तुम मुझे इस चुप्पी की हालत में दे रही हो? प्रियंका के जिस्म में एक ठिठुराहट सी पैदा हुई। उसने करवट बदली तो उसकी आंखें पानी से भर गई, मगर होठों पर जैसे किसी ने डर की मोहर लगा दी हो। वह कुछ कहने लगी थी कि अचानक कमरे के बाहर से सुशीला के खांसने की आवाज आई और साथ ही उनकी ऊंची आवाज सुनाई दी, प्रियंका बेटी, पवन को ज्यादा तंग ना करो, वो बेचारा थक हार कर आया है। और हाँ, तुम्हारी कमर में दर्द वाली दवाई तो मैं अलमारी में रखना ही भूल गई, सुबह याद दिलाना। पवन ने एक गहरी सांस ली और अपनी माँ की इस दखलंदाजी पर थोड़ा सा गुस्सा महसूस किया। उसने दोबारा प्रियंका का हाथ थामकर दबाव डाला और कहा, प्रियंका माँ तो चली गई, अब बताओ क्या बात है? तुम इतनी डर क्यों रही हो? क्या मम्मी ने तुम्हें कुछ कहा है, या घर में कोई परेशानी है? तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम्हारे चेहरे की रौनक, तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती थी। अब ऐसा क्या हो गया है कि तुम मुझसे अजनबियों की तरह ट्रीट कर रही हो? प्रियंका ने पवन की आंखों में झांका तो उसे वहां अपने लिए बेहद मोहब्बत और फिक्र दिखाई दी। उसका दिल चाहा कि पवन के सीने से लगकर फूट फूट कर रोए और उसे बताए कि पवन, तुम्हारी माँ ने मुझे जीते जी मार डाला। वह जो तुमने दूध का गिलास देखा था, वह सिर्फ तुम्हारे सामने था। तुम्हारे पीछे मुझे बासी रोटी भी गिन गिन कर मिलती है। मगर जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, उसे सास की वो धमकी याद आ गई कि अगर तुमने पवन का सुकून बर्बाद किया तो मैं उसे तुम्हारे खिलाफ ऐसा भड़काऊंगी कि वह तुम्हें डिवोर्स दे देगा, घर से निकाल देगा, और तुम इस हालत में कहाँ जाओगी? प्रियंका ने घूंट भरा अपना हाथ छुड़ाते घबराते शब्दों में बोली, पवन ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती। शायद मेरा दिल अब किसी से बात करने को नहीं चाहता। आप बार बार सवाल करके मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। पवन को प्रियंका का ये रूखापन किसी तूफान की तरह लगा था। उसने गुस्से और दुख के मिले जुले जज्बात से कहा, प्रियंका ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी तकलीफ जानना मेरा अधिकार है। क्या तुम्हें मेरी फिक्र का अंदाजा नहीं, या फिर सच में जैसा माँ कह रही थी तुम अब बदल गई हो और तुम्हें हर बात पर गुस्सा आता है? प्रियंका ने कड़वा घूंट भरकर कहा, हाँ, शायद मैं बदल गई हूँ और मुझे अब सुकून से सोना भी है। प्लीज आप लाइट बंद कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। पवन बिल्कुल सुन रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था ये वही प्रियंका है जो उसकी एक झलक देखने के लिए 1 घंटे इंतजार कर लेती थी। उसे लगा कि शायद प्रियंका उससे नाराज है क्योंकि उसके मुश्किल वक्त में वह उसके पास नहीं था। उसने सोचा शायद प्रेगनेंसी होने की वजह से उसकी तबीयत में ये चिड़चिड़ापन आ गया है, मगर उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि प्रियंका की आंखों में नाराजगी नहीं बल्कि एक गहरा दर्द और विनती का रंग था, जैसे वो कुछ इशारों में समझाना चाह रही हो। मगर पवन का घमंड और माँ का अंधा विश्वास उसे उन इशारों को समझने नहीं दे रहा था। उसने बिस्तर की दूसरी तरफ मुंह कर लिया। सोचने लगा, क्या सच में मोहब्बत इतनी जल्दी दम तोड़ देती है? इधर प्रियंका अंधेरे में छुपकर दबे दबे सिसकियां ले रही थी और मन ही मन में अपने बच्चे से बातें कर रही थी। मेरे बच्चे, तुम्हारा पिता बहुत अच्छा है, मगर वह अपनी माँ की मक्कारी के आगे बेबस है। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे पिता को सच नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती। पवन को नींद आ रही थी और प्रियंका की सांसों की उखड़न से वह समझ रहा था कि वह जाग रही है। उसने एक बार फिर कोशिश की और कहा, प्रियंका, अगर तुम मुझसे किसी बात पर गुस्सा हो तो साफ कह दो, मैं तुम्हारे पांव पकड़ने को भी तैयार हूँ। बस ये चुप्पी खत्म कर दो, ये मुझे मार देगी। प्रियंका ने तकिए में मुंह छुपाकर जवाब दिया, पवन, भगवान के लिए सो जाइए, मुझे कोई बात नहीं करनी। पवन का सब्र जवाब दे गया। वह बिस्तर से उठा और गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। उसे लगा कि प्रियंका अब वह प्रियंका नहीं रही जिससे उसे मोहब्बत हुई थी। उसके दिमाग में अब शक घर बनाने लगा कि कहीं माँ ठीक तो नहीं कहती थी कि उसे ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। वह आंगन में टहलने लगा। सर्दी जोरों की पकड़ रही थी, मगर उसके अंदर की आग उसे ठंडक महसूस नहीं होने दे रही थी। वह जितना प्रियंका के पास जाना चाहता, प्रियंका उतना ही दूर भाग रही थी। और यही वो मोड़ था जहां सुशीला की चाल कामयाब होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि उन्होंने पति और पत्नी के बीच शक और चुप्पी की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे बांटना अब पवन के लिए नामुमकिन सा हो गया था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका अपना घर अब उसके लिए एक भूल भुलैया बन गया है, जहाँ हर चीज एक नकाब ओढ़े हुए है।
और वे बेचारा हकीकत की तलाश में अंधों की तरह हाथ पांव मार रहा है। मगर सच्चाई तो बहुत भयानक थी। जो अगली ही सुबह उसके सामने एक धमाके की हालत में आने वाली थी, जिसका उसे डर था, वही हुआ। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने आंगन में कदम रखा तो सुशीला ने बड़ी सफाई से अपना नया वार करने की तैयारी कर ली। पवन रात भर की बेचैनी के बाद किचन में अपनी माँ के पास गया। सुशीला ने एक लंबी आह भरी और चूल्हे पर चाय का पतीला रखते हुए बड़े दुख भरे शब्दों में बोली, पवन बेटा, रात तुम दोनों के कमरे से ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी। क्या प्रियंका ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? मेरा तो दिल खून के आंसू रोता है। ये सब देखकर मैंने सोचा था तुम्हारे आने से वह खुश हो जाएगी, मगर उसके तेवर ही नहीं मिल रहे। पवन ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए माथे पर हाथ रखा और परेशानी से बोला, माँ, समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या हुआ है। वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती और ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ। सुशीला ने चाय का कप पवन के सामने रखा, आवाज को और ज्यादा धीमा कर लिया। उसके पास बैठते हुए बोली, बेटा, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, मगर तुम वहां सरहद पर परेशान हो जाते। हकीकत यह है कि तुम्हारे जाने के बाद प्रियंका बिल्कुल बदल गई है। अब वो घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती, सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती है। और जब मैं उससे कहती हूँ कि बेटी थोड़ा हाथ बटा दो तो आगे से मुझे आंखें दिखाती है और कहती है, आपका बेटा मुझे यहाँ नौकरानी बनाकर नहीं लाया। पवन ने हैरानी से माँ की तरफ देखा। क्या प्रियंका ने आपसे ऐसा कहा? माँ, वह तो बहुत मान सम्मान करने वाली औरत थी। सुशीला ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, अरे बेटा, ये सब तुम्हारे सामने उसका ढोंग रहता है। जैसे ही तुम फोन बंद कर देते थे तो उसका असली रूप सामने आ जाता था। सारा दिन फोन हाथ में होता था और न जाने किस किस से बातें करती फिरती थी। मैंने एक बार पूछा भी था, बहू, इतना फोन क्यों इस्तेमाल करती हो? तो कहने लगी, मेरी अपनी जिंदगी है, आप उसमें बीच में ना पड़ो। पवन का पारा एकदम हाई हो गया। उसने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, फोन पर लगी रहती थी, मगर माँ, उसके पास तो फोन नहीं है, वह तो खराब हो गया था। सुशीला ने होंठ दबाए और जल्दी बात को संभालते हुए बोली, अरे बेटा, वही जो तुमने अपना पुराना फोन यहाँ छोड़ा था, शायद उसी से मुझसे छुपा कर रखा होगा, कहीं छुपा दिया होगा। मैं तो उसे कई बार रात गए हंसते हुए बातें करते सुन चुकी हूँ। मेरा तो दिल धक से रह जाता है कि मेरा भोला बेटा वहां जान पर खेल रहा है और यहाँ मैडम रंगरलियां मना रही हैं। पवन के शक और गुस्से की अब बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो रही थी। उसे एक तरफ प्रियंका का वो मासूम पीला पड़ता चेहरा याद आ रहा था, दूसरी तरफ अपनी माँ की जुबान से निकलने वाले ये जहर भरे शब्द उसे अंदर से जला रहे थे। उसने सोचा कि क्या सच में प्रियंका दोगली हो सकती है। इतने में प्रियंका किचन के दरवाजे पर आई तो सुशीला ने जल्दी से अपने शब्द बदल लिए और तेज आवाज में बोली, अरे प्रियंका बेटी, आओ देखो, मैं तुम्हारे लिए मक्खन का पराठा बना रही हूँ। तुम तो कुछ खाती ही नहीं हो, बस सारा दिन अपनी सहेलियों से फोन पर बातें करती हो। थोड़ा सेहत का भी तो ख्याल रखा करो। प्रियंका बिल्कुल हक्का बक्का रह गई और कांपती आवाज में बोली, माँ जी, मेरे पास फोन कहाँ है? वह तो आपने 3 महीने पहले मुझसे ले लिया था। पवन से आप खुद बात कर लिया करेंगी। सुशीला ने एकदम पवन की तरफ देखा और जोर से हंसते हुए बोली, देखो पवन, देखो कैसे सफेद झूठ बोल रही है ये लड़की। ये तो अब मुझ पर चोरी का इल्जाम भी लगाने लगी है। प्रियंका बेटा, अगर झूठ बोलना ही है तो कम से कम इतना तो बोलो जो हजम हो सके। मैं तुम्हारा फोन क्यों लेने लगी? पवन ने प्रियंका को गुस्से से घूरते हुए कहा, प्रियंका बस करो, तुम इतनी गिर जाओगी मैंने सोचा भी नहीं था। माँ तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही है और तुम उन पर इल्जाम लगा रही हो। प्रियंका की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बेबसी से बोली, पवन, भगवान के लिए मेरा विश्वास करो, मेरे पास कोई फोन नहीं है और ना ही मैं किसी से बात की है। माँ जी, आप क्यों ऐसा कह रही हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? सुशीला ने पवन का बाजू पकड़ा और बोली, देखा पवन, अब ये मुझसे बदतमीजी कर रही है। मैंने कहा था ना, ये बहुत चालाक औरत है, तुम्हारे सामने भोली बनती है और पीठ पीछे मेरा जीना हराम कर रखा है। तुम ही बताओ, क्या मैं इस उम्र में झूठ बोल सकती हूँ? पवन ने प्रियंका को घूरते हुए कहा, यहाँ से चली जाओ प्रियंका, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। मैं अपनी माँ की एक एक बात पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पाला है। तुम सिर्फ कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में आई थी। प्रियंका रोती हुई अपने कमरे में चली गई और सुशीला के चेहरे पर एक अजीब सी जीत भरी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने पवन के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोली, बेटा सब्र करो, ऐसी औरतें सिर्फ इसी तरह का घटिया चरित्र जानती हैं, मुकरना जानती हैं। तुम बस अब उस पर नजर रखो, तुम्हें खुद सच्चाई पता चल जाएगी।
पवन किचन से बाहर निकल आया, मगर उसका दिमाग अब फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह किस पर विश्वास करे। प्रियंका की आंखों में छुपा सच, माँ की जुबान से निकलता जहर। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, जैसे उसके घर की बुनियाद हिल गई हो और वो एक ऐसे दर्द में फंस गया जहाँ हर पल हर लहर उसे डुबोने की कोशिश कर रही थी। उसने फैसला किया वह अब प्रियंका से दूरी रखेगा, ताकि वह खुद अपनी गलतियां अपने मुंह से स्वीकार करे। वह नहीं जानता था ये दूरियां प्रियंका को मौत के करीब ले जा रही थी। सुशीला की ये नई चाल पति और पत्नी के बीच रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने का पहला कदम था। पवन के दिल में प्रियंका के लिए नफरत का बीज बोया जा चुका था और अब वह सिर्फ इस नफरत के ताना और पेड़ बनने का इंतजार कर रहा था। रात का पिछला पहर था। बाहर तेज आंधी भरी हवा ने खिड़कियों को बुरी तरह से झकझोरना शुरू कर दिया। तभी प्रियंका के पेट में उठने वाली दर्द की टीस ने उसे बेहोशी की हालत में झटका देकर जगा दिया। उसका पूरा जिस्म पसीने में भीग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर कोई चीज टूट रही हो। उसने अंधेरे में अपना हाथ पास लेटे पवन की तरफ बढ़ाया, मगर उसे कल की वो बातें याद आ गई जब पवन ने उसे झटक कर कहा कि तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगाती हो। तुम जैसी औरत के मुंह लगना भी पाप है। प्रियंका ने अपने होंठ दांतों तले दबा लिए ताकि कोई चीख बाहर न निकले और पवन की नींद खराब न हो जाए। मगर जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वह दीवारों का सहारा लेती हुई उठी और घसीट कर सास के कमरे तक पहुंची और दरवाजे पर आहट देकर बोली, माँ जी प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी जान निकल रही है, मुझे अस्पताल लेकर चलो। प्रियंका की आवाज इतनी दर्द भरी थी उसे खुद भी ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। सुशीला ने गुस्से से भरपूर अंगड़ाई ली और दरवाजा खोले बिना वहीं से चिल्लाई, मनहूस, अब इस वक्त क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया है तुमने? क्या घर वालों को सुकून से सोने भी नहीं दोगी? प्रियंका ने दर्द से दोहरी होती हुई जवाब दिया, माँ जी भगवान के लिए मजाक मत समझो, मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही है, मेरे पेट में बच्चा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, दम घुट रहा है मेरा, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। सुशीला ने अंदर से कड़कदार जवाब दिया, कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारे नखरे हैं ताकि पवन को जगाकर हमें उसके सामने बुरा बना सको। चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाओ। अगर दोबारा मेरे दरवाजे पर आई तो याद रखना सुबह नाश्ता भी नसीब नहीं होगा। ये दर्द वर्द कुछ नहीं, बस गैस हो गई है, थोड़ा पानी पियो और सो जाओ। प्रियंका की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने दोबारा हिम्मत जुटाई और कहा, माँ जी अगर मुझे कुछ हो गया तो पवन को क्या जवाब दूंगी? मगर सुशीला अब चुप हो चुकी थी और प्रियंका का हाथ दरवाजे से फिसलकर जमीन पर गिर गया। उस बीच पवन को अपने कमरे के बाहर दबी दबी सिसकियां और किसी के गिरने की हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने बिस्तर पर करवट बदली और सोचा कि शायद प्रियंका फिर से बाहर जाकर कोई नया तमाशा कर रही है। इसके आगे की कहानी बहुत ही दमदार रहने वाली है। क्या प्रियंका अपने आप को साबित कर पाएगी कि वह सही है या फिर उसकी सास उसे जीते जी मार देगी? और क्या उसके कोख में पल रहा बच्चा जिंदा बचेगा या फिर यूं ही तड़प कर मर जाएगा? ये कहानी आगे बहुत दिलचस्प रहने वाली है, तो दिल थाम कर सुनिएगा। और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें।